नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से हम हर रोज कुछ ना कुछ आपको नई बात बता रहे हैं। आज हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जिसको मुंबई पिछले 40 वर्षों से दबाए हुए है। बल्कि कहें कि 40 वर्ष से और पहले चले जाएं तो उस राज को दबाए हुए हैं। 40 साल तो पक्की तौर पर कह सकते हैं। 80 के दशक से 80-90 के दशक से ये राज दबा हुआ है, छुपा हुआ है। हल्का हल्का कुछ कुछ लोगों को मालूम जरूर है, लेकिन लोग इस पर पर्दा डाले रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जब अभी सैफ के ऊपर हमले की खबर आई और उसके बाद हम आपको अपडेट देना शुरू किए कि क्या सब चल रहा है वहां पे। कुछ दिन पहले सैफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो बांद्रा में नहीं बल्कि जुहू में बंगला खरीदना चाहते थे। लेकिन जुहू में उनको बंगला इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो एक मुसलमान हैं। ये बात खुले तौर से सैफ अली खान ने एक साक्षात्कार में कहा। किसी को सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है कोई बंगला नहीं मिल रहा है, ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक फिल्म स्टार ये बात कह रहा है, एक जाना माना नाम कह रहा है। अगर वो फिल्म स्टार नहीं भी होते सैफ अली खान, तो वो नवाब पटौदी हैं। उनके खानदान से उनका रिश्ता है। मंसूर मंसूर अली खान पटौदी और देश की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर के वो पुत्र हैं। शर्मिला टैगोर का खुद रिश्ता रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से रहा है। और मंसूर अली खान पटौदी एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। उनके बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको मुस्लिम होने की वजह से मुंबई में कोई बंगला नहीं मिला। इसलिए ये बात छोटी नहीं, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्या मुंबई में बॉलीवुड पूरी तरह से कम्युनलाइज हो गया है? उसका सांप्रदायिकरण हो गया है? क्या बॉलीवुड सोचने लगा है कि वो सांप्रदायिक है, या बॉलीवुड के खून में एक प्रकार से शुमार हो गया है सांप्रदायिकरण? आज इसी मुद्दे पर एक ऐसे राज का खुलासा एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मैं करवाने जा रहा हूं जिनको न सिर्फ फर्स्ट हैंड ये जानकारी है, वरन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, अपराध की दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है, कौन समाज को सांप्रदायिक कर रहा है, कौन समाज को जातीय आधार पर बांट रहा है, कहां ड्रग का खेल चल रहा है, कहां ब्लैक मनी का मार्केट बनाया जा रहा है, कहां अवैध हथियार का मार्केट बनाया जा रहा है, कौन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सरगना है जो इस काम में लगा हुआ है। और सबसे जो मशहूर नाम है अंडरवर्ल्ड का, वो अंडरवर्ल्ड क्या इतना सांप्रदायिक हो गया है? आज बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठाने के लिए मैं स्वागत करता हूं हमारे विशेष मेहमान, पूर्व पुलिस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। उनका सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में परिचय नहीं है, बहुत सारी किताबों का उन्होंने लेखन किया है, अच्छे जाने माने लेखक हैं, कम्युनिकेशन वर्ल्ड के जाना माना वो नाम हो चुके हैं। आजकल सॉफ्ट कम्युनिकेशन के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेखक बनने तक की उनकी एक लंबी यात्रा है। और आजकल उनके पुत्र स्वयं बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बॉलीवुड की बहुत सारी अंदरूनी बातों को ठीक से अब वो जान भी रहे हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बतौर पुलिस ऑफिसर, और बाद के दिनों में जो वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनके पास इतनी जानकारी है जिस पर से जो अगर आपके साथ शेयर करेंगे तो आपका जो क्लटर है वो शायद खुल जाए, उस पर से कुछ पर्दा उठ जाए। तो स्वागत करते हैं हम अपने पूर्व आईपीएस अधिकारी उदय सहाय जी का। बहुत बहुत स्वागत है उदय सहाय जी। मैंने जो प्रस्तावना दी है थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी
कि पिछले कई दिनों से क्युवैत नेटवर्क जिस बात को कहता रहा है, जब आज हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने जो हमें चौंकाने वाले तथ्य बताए, मैं चाहता हूं कि दर्शकों से वो शेयर करें। ये जो सैफ अली खान का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जुहू में बंगला खरीदना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं मिला क्योंकि वो एक मुसलमान है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपको और आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि आपने मुझे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए स्टूडियो में बुलाया। जूम पे मैं ज़रूर हूँ लेकिन रूबरू हूँ आपके। और मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग टॉक है, सेशन है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो क्राइम, पुलिस, अंडरवर्ल्ड की दुनिया जिससे मैं दूर आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है और गाहे बगाहे आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस तरफ जाता है। और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, ख़ास तौर पे जब से मतलब घर में, परिवार में ही बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, वो सिलसिला बढ़ा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में बॉलीवुड पोलराइज नहीं था, और अगर था तो उतना ही था जितना हमारे समाज का और अंग पोलराइज्ड है। लेकिन सब कुछ आइडियलिक भी नहीं था। जैसे एक टेंडेंसी होती है हमें ये कहने की, एवरीथिंग वाज ग्रेट 40 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक। मैं उस पर ये नहीं जाऊंगा क्योंकि बैकग्राउंड के तौर पे मैं बता दूं, वहाँ के एक तो बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी जो कि महाराष्ट्र फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप करने में जिनकी भूमिका रही, फिल्म सिटी को रेस करने की भूमिका रही, उस लेवल के कई आईएएस अधिकारियों से मेरी बातचीत इस विषय पे गाहे बगाहे होती रही। अब दो चार बहुत चौंकाने वाले तथ्यों को उन्होंने शेयर किया, जिसमें एक तथ्य था कि उस समय के महानायक, जैसे अमिताभ बच्चन आज के महानायक हैं, उस समय के महानायक के घर पे ही पाकिस्तानी ट्रांसमीटर मिला था। और वो हम्म। बात बिल्कुल रफा दफा कर दी गई क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता कि अगर वो पब्लिक डोमेन में बात आती। बात उसी तरह से एक फिल्म आई थी, उन्होंने बताया दोस्ती, और दोस्ती के जो दोनों कैरेक्टर थे, वो उनका उनका पूरा एक्टिंग परफॉर्मेंस और फिल्म इस तरह से सुपर डुपर हिट हुई कि कुछ समय के बाद दोनों के दोनों कैरेक्टर एक्सीडेंट में मारे गए। और उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, उस ज़माने में क्यू5 नहीं था, और इसी तरह से शांत ठाकुर की मामले को आपने जिस तरह से एक कैंपेन की तरह 2 साल जारी रखा है, कोई वैसा वॉरियर नहीं था जो कि उनके मुहिम को आगे ले जा सके। लेकिन उनका कहना था कि दे डिड नॉट डाई इन एक्सीडेंट, दे वर एक्चुअली मर्डर्ड। तो ये घटनाएं गाहे बगाहे होती रही थी उन दिनों भी, लेकिन स्थिति भयावह इस तरह नहीं थी, एक डिस्ट्रस्ट इस तरह नहीं था जो आज कहीं ना कहीं दिखने लगा है। हो वो रहा है। एक एक सवाल मैं सिर्फ आपको बस पूछ लूं कि ये जो सैफ अली खान ने जो ये आरोप लगाया है कि मुझे जुहू में बंगला नहीं मिला क्योंकि मैं मुसलमान था, और वो इतने बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, अगर वो खुद भी सेलिब्रिटी नहीं भी रहते तब भी उनको कोई बंगला देने से इनकार कर दे। शर्मिला टैगोर के बेटे हैं वो, मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं वो। तो आपको लगता है कि ये बात सच है? और अगर सच है तो उसका आधार क्या है? और ये आधार अगर है तो ये आधार बना कब से है? एग्जैक्ट पीरियड डिटरमिन करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है अगर सैफ जी ने कहीं इंटरव्यू में बात कही है। आश्चर्य इसलिए नहीं है कि आ, ये कुछ ऐसे सच हैं जो कारपेट के नीचे छिपे होते हैं और कभी ना कभी वो बाहर निकलते हैं, लेकिन लोग उसे बातचीत करने या उस पर चर्चा करने से कतराते हैं। और वो बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे ज़रूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड बॉलीवुड का जो पीछे का संसार है, वो एक भय और फियर के दुनिया में भी जीता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप इंटरनेट सर्च करेंगे, एक बहुत चर्चित इंटरव्यू है शत्रुघ्न सिन्हा की, जिसमें जो इंटरव्यूअर हैं आपकी तरह, वो काफ़ी प्रोबिंग
सवाल सब उनसे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, वो गड़बड़ हुआ है, आप तो सांसद रहे हैं, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और आपकी वाकफियत रूलिंग पार्टी के साथ है इतना क्लोज, फिर भी आप बतने बोलने से कतराते हैं। शायद ये वो वक्त था जब शाहरुख खान के लड़के पर का वाक़या आया था और मीडिया में काफ़ी सेंसेशनल चर्चा के रूप में कई दिनों तक वो चर्चा चलती रही थी। तो उन्होंने जब प्रेस किया कि क्या मजबूरी है, आप क्यों बसते हैं, तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पूछने वाले ने पूछा कि आपके पास शोहरत है, पैसा है, स्टेटस है, नेटवर्क है, क्या नहीं है। तो बहुत संजीदे ढंग से जो जवाब शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया, उन्होंने कहा यही तो मुश्किल है, उसे खो जाने का भय है, उसे लुट जाने का डर है। और कहीं ना कहीं वो भय और डर पे टिका हुआ बॉलीवुड वो अलग अलग छोटी छोटी घटनाओं से हमारे आपके सामने आता रहता है और इसलिए उसको एक पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है। और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही पक्ष के जो रैशनल लोग हैं वो उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। जो थोड़े कमज़ोर इंसान हैं इमोशनली, वो बह जाते हैं दोनों इसमें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको समझा जाए तो समझने आपको इस वाक्य को, इशू को समझने में आसानी होगी। अच्छा, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और जिसको कि अंडर द कारपेट रख दिया गया या उनके ऊपर सवाल उठाना लाजमी लोगों ने नहीं समझा क्योंकि इतने बड़े स्टार थे। लेकिन मैंने भी वो तहकीकात की, दिलीप कुमार के घर में रेडियो ट्रांसमीटर मिलना और फिर एक व्यक्ति का कोलकाता में गिरफ्तार होना, उसकी डायरी में दिलीप कुमार का जिक्र होना कि वो स्पाइनेज में एक प्रकार से शामिल हैं और जासूसी में। तो आपको लगता है कि ये सच था या दिलीप कुमार को बदनाम करने के लिए ये सिगुफा बाजार में आ गया, या सही था, या दिलीप कुमार को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कौन सा खुफिया तंत्र उनका इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि बात तक उन्होंने अपनी लॉयल्टी, ये बात जरूर है कि दिलीप कुमार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा करने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती है वो करते रहे और आखिरी दम तक करते रहे। तो क्योंकि वो उनका जन्म पेशावर में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इच्छा ये जरूर रही होगी कि पाकिस्तान और भारत एक दोस्त मित्र राष्ट्र के रूप में ही आगे बढ़े तो बेहतर है। क्या इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया होगा और इसकी जानकारी संभवतः दिलीप साहब को ना हो सकता है। इस वाक़ये को गुजरे इतने वर्ष हो गए कि बहुत सर्टेनिटी से दावा करना आज मेरे लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि उस पर मैं बहुत गहराई में उस रिसर्च मैंने नहीं किया है। लेकिन कोई भी बात इस तरह की चौंकाने वाली आपके पास आती है तो जाहिर है एज अ जर्नलिस्ट भी पहली चीज़ आप देखते हैं कि कह कौन रहा है। अगर आपका सोर्स क्रेडिबल है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि धुआं कुछ ना भी हो तो धुएं आग का रिश्ता हो। होगा। और वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कहीं ना कहीं इमेज पे और उस समय के हालात पे। लेकिन दोस्ती वाली फिल्म एक फैक्चुअली करेक्ट फिल्म सिचुएशन ये है कि दोस्ती के रिलीज़ के बाद भी उसके जो दोनों कैरेक्टर थे वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। और सुशांत सिंह ठाकुर का जो वाक़या आप एक कैंपेन के तरह, एक वॉरियर के तरह इतने 2-3 साल से लेकर कंधों पे अब चल रहे हैं, कुछ उसी तरह की खुसफुसाहट पूरे बॉलीवुड में हुई। चूँकि उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया तो था, रेडियो था, टेलीविज़न था, अखबार था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। तो ये बात तो कहीं ना कहीं उस उसके हत्यारे कौन हो सकते हैं? कोई शंका जाहिर की गई कि उस वक्त भी कोई लॉबी तैयार हो गया था? क्योंकि अभी मैं आपसे इस सवाल पर आऊंगा कि अंडरवर्ल्ड कम्युनल कब बना और कब अंडरवर्ल्ड में कम्युनैलिटी नहीं थी। तो इस अंडरवर्ल्ड के आने के पहले भी कोई वर्ल्ड चल रहा था क्या बॉलीवुड में जो खेमे में बटा हुआ था? मैं समझता हूँ ये सोचना कि उस समय
पोलराइज सिचुएशन था वो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये भी कहना कि उस समय सारे लोग सेंट थे और आज सारे लोग डेमन हो गए, उनकी संख्या कम रही हो, लेकिन बॉलीवुड में भी कॉमनल एलिमेंट उस समय थे। और ये मैं उस डिच में उस में विश्वास नहीं करता हूँ कि एवरीथिंग वाज ग्रेट 20 years बैक। ये एक टेंडेंसी होती है हम लोगों में अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने की। तो ये दो, एक तो जो घटनाएं हमने आपस में चर्चा की अभी, वो इशारा करता है कि एवरीथिंग वाज नॉट ऑल राइट एंड ऑल करेक्ट उन दिनों भी। और लेकिन वो आज जिस तरह का एक फियर वो इंटेंसिफाई किया है, और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार को भी ये कैमरा के सामने वो व्यक्त करते नजर आते हैं कि यही तो डर है, अपना सब कुछ लुट जाने का। तो ये एक हिंदू का भी डर है, एक मुसलमान का भी डर है, और वो डर अंडरवर्ल्ड का फ्रजाइल और वल्नरेबल सिचुएशन से निकला हुआ डर है। और बहुत ज़रूरी है कि हम उसे एक हैंडल विथ केयर करें। अदरवाइज़ बहुत लोगों की किस्मत उससे जुड़ी हुई है, बहुत लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं उसमें, हम्म। गंदे पैसे हैं तो अच्छे पैसे भी हैं, और वो अब समाज मैं पर आपसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये सवाल पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड आपकी निगाह में कब तक, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड नहीं, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों के हैं, अंडरवर्ल्ड का जो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, अंडरवर्ल्ड आपकी निगाह में कब कॉम्युनल नहीं था, और कौन सा ऐसा आप कालखंड देखते हैं जहां से अंडरवर्ल्ड साफ साफ डिवाइडेड दिखने लगा और वो कॉम्युनल हो गया और उसका सीधा इम्पैक्ट मुंबई के बॉलीवुड पर पड़ा? आज़ादी के बाद और 70 के दशक आते आते उस बीच का जो बॉलीवुड था, उसमें आप कैरेक्टर्स को देखें, कुछ फिल्मों को देखें, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो पोलराइज्ड था या नहीं था। उसमें उसमें पठान कैरेक्टर थे, उसमें यारी है ईमान मेरी यार मेरी ज़िंदगी, उसमें एक रोमांटिसिज्म भी था हिंदू मुसलमान के साथ होने का। तो जो समाज में था वही एक तरह से पर्दे पर भी निकल के आता था। और उसी दौर के एक सबसे बड़े कैरेक्टर थे, आपको याद होगा, हाजी मस्तान। और हाजी हम्म। मस्तान पर भी फिल्म बनी, हाल हाल तक फिल्म बनी है। और वो उनकी दोनों साइड थी उनकी पर्सनालिटी की। एक उन्हें उनकी उनका क्रिमिनल साइड था, और वो स्मगलिंग की दुनिया थी, वो गोल्ड स्मगलिंग उसमें मेजर ये था। वो तमाम चीज़ें बदल गई, लेकिन उसी वक्त उनके क्राइम वर्ल्ड के सबसे बड़े पार्टनर और दोस्त, पार्टनर तो नहीं कहूँगा, दोस्त, वो थे वरदराजन मुदलियार। और मुदलियार का जो की दुनिया थी, वो हिंदू वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती थी क्राइम केस में, वो मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। लेकिन उनके रिश्ते कुछ इस तरह गहरे और अच्छे थे हाजी मस्तान के साथ कि जब अ, अंतिम दौर में पुलिस का दबदबा बढ़ा और एक पुलिस ऑफिसर बिल्कुल रिवेंज के साथ रिवेंजफुल होकर इनके पीछे पड़ा, तो मुदलियार यहाँ से कूच कर गए मद्रास, और मद्रास में काफ़ी दिन गुमनामी में वो रहे। फिर उनका वहाँ नेचुरल डेथ हुआ, और उस डेथ के बाद इनफैक्ट उनको एक बहुत रिस्पेक्टेबल क्रिमेशन के लिए हाजी मस्तान ने एक चार्टर्ड फ्लाइट, कहा जाता है एयर इंडिया से किया, उनको दिल्ली लाया, क्रिमेशन दिल्ली में हुआ। एक आइडियलिक दौर का दोस्ती थी एक, हाँ एक, मुस्लिम और हिंदू, हिंदू क्रिमिनल के बीच में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। उसके बाद एक दौर आता है जहाँ पर आप मुड़ते हैं और ब्रॉड बेस होता है। रत्नागिरी साइड से मुसलमानों का एक जत्था आता है, जत्था तो नहीं कहूँगा, एक ग्रुप आता है। दूसरी तरफ यूपी साइड से ग्रुप आता है, और यूपी के बाद बिहार, जो सीमांचल का क्षेत्र कहते हैं आप, सिवान और उसके आसपास का, ये तीन ऐसा, इसकी जो मर्जर होती है वो अपने आप में एक पोलराइजेशन की नई कहानी कहती है। इसी बाबा सिद्दीकी इसी का जो दौर आता है, बाबा सिद्दीकी जी हाँ, वही जी हाँ, पश्चिमी बिहार से ही थे जी। जी हाँ, हाँ। तो ये वो दौर है जहाँ पर एक तरफ दाऊद खड़े होते हैं, दूसरी तरफ
छोटा शकील खड़े होते हैं, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश से बबलू श्रीवास्तव खड़े होते हैं, और स्थिति धीरे धीरे ये आती है कि एक यहाँ से बॉम्बे राइट उसको डिफाइन करता है। बॉम्बे राइट के बाद जो आपने पूछा कि कब वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर सिचुएशन बहुत क्लियर हो गया कि किस तरफ कौन खड़ा है और किसका इंटरेस्ट कौन पुश कर रहा है। यहाँ से वो चले गए, और चले जाने के बाद वो फिरौती और इसका दौर, फ़ोन का आना, धमकाना, वो एक ऑलमोस्ट पैटर्न सा बन गया। लेकिन साथ के साथ उन्हीं कई गैंग्स के जो अपने डिसेंटर्स थे, उनमें भी एक कॉन्शसनेस आया अपनी अपनी धर्म को लेके, और कहीं ना कहीं वो भी लामबद्ध हुए दूसरी तरफ। और स्थिति ये है कि लाइटर वेन में इंटेलिजेंस सर्कल में लोग बात करते हैं कि ये नेशनलिस्ट क्रिमिनल्स हैं, और ये एक कॉमनल या एंटी नेशनल क्रिमिनल्स हैं। ये एक यात्रा की ट्रैजेक्टरी है। मतलब हिंदू जो अगर कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, वो नेशनलिस्ट हो गया, और जो मुस्लिम है वो एंटी नेशनल हो गया, अगर अगर क्रूड शब्दों में कहूं तो। वो थोड़ा क्रूड तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिंपल है, इसलिए कि सारे हिंदू क्रिमिनल्स नेशनलिस्ट हो गए, ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं ऐसा कह सकता। ऐसा कोई नहीं कह सकता। और सारे मुसलमान क्रिमिनल्स एंटी नेशनल हो गए, ये कहना हम्म, तो अतिशयोक्ति होगी ही। हम्म, लेकिन उसके जो लीडिंग लीडिंग टॉप लीडर्स थे उस क्राइम वर्ल्ड के, हम्म, चाहे हम्म, इधर के हों चाहे उधर के हों, उनका कम्युनल रुझान बहुत पब्लिक में आना शुरू हो गया। और शुरू हो गया, हम्म, और धीरे धीरे अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि जो यहाँ से चला गया और एंटी नेशनल लाइन पर वो क्राइम करने लगा, वो यहाँ के लोकल उनके गैंग के कई मेंबर्स भी पोलराइज होके उनसे बाहर हो गए, स्पेशली जो हिंदू थे। और इन्होंने आपस में किलेबंदी की, और वो फाइट आज भी जारी है। हम्म, जारी है। अच्छा, अब मैं आपसे बहुत एक गहरा सवाल पूछ रहा हूं। बॉलीवुड का एक इनहेरेंट उसमें एक फ्लॉ है कि मान लीजिए कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी नहीं चली, तो वो तो एक्टिंग का मास्टर है, उसके अलावा बहुत बिरले होते हैं जिसको कोई दूसरा गुण भी है और उसके आधार पर अपनी जिंदगी चला ले। अगर वो फ्लॉप होते हैं एक्टिंग में, तो क्या ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ जाए, ड्रग डीलर के संपर्क में आ जाए? और 90s के बाद जिस तरह से रियल एस्टेट, सेक्स स्कैंडल, ब्लैक मनी, जो नकली नोट का कारोबार है वो, ड्रग और अवैध हथियार, इस सबका जो कॉम्बो तैयार हुआ, वो आपको लगता है कि बॉलीवुड उसके लिए एकदम चारागाह था, तैयार चारागाह था, जिसको कि अंडरवर्ल्ड ने हथिया लिया? बिल्कुल, बॉलीवुड का लोकेशन आशुतोष जी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉलीवुड एक अनरेगुलेटेड बनाना रिपब्लिक की तरह है, क्योंकि उसके जो पैसे हैं, जो उसका लाइफलाइन है, उसका सोर्स केवल इंडिया का हार्टलैंड नहीं है। वो उधर खाड़ी का पैसा, कराची से पैसा, वो किस सोर्सेज से पैसे वहाँ आ रहे हैं, उसमें कंप्लीट चेक लगाना। कोई भी आप किसी से भी बात करेंगे इंटेलिजेंस सोर्सेज से या पुलिस ऑफिसर से या ब्यूरोक्रेट से या नेता से, वो अपनी कहीं ना कहीं अनभिज्ञता या हेल्पलेसनेस आपसे शेयर करेगा। उस पर कहीं ना कहीं पूरी तौर पे हम आज भी चेक नहीं लगा पाए हैं। और उसका रिफ्लेक्शन शुरू के दौर में गोल्ड स्मगलिंग, उसी का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे ड्रग में, और फिर आम स्मगलिंग। तो अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो कैसे एलिमेंट्स बदल रहे हैं, कैसे कैरेक्टर बदल रहे हैं, और ब्लैक एंड वाइट कैसे ग्रे हो रहा है, ये सब उनके कैरेक्टर्स में भी दिखता था, उन फिल्मों में भी दिखता था, अगर आप उनको गिनाने लगें तो। मैं समझता हूँ कि वो जो ड्रग इन जनरल जैसे पंजाब पर फिल्म बनी, आपको याद होगा, हालांकि कई लोग मानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल फिल्म थी। पॉलिटिकल हम्म, फिल्म इसलिए थी कि इलेक्शन होने वाले थे,
और कहीं ना कहीं उस फिल्म को देखने के बाद उड़ता पंजाब, एक हाँ। उड़ता पंजाब उसका एक मूड बदला। बट बॉम्बे इन चीज़ों से, उड़ता पंजाब भी बॉलीवुड की ही फिल्म थी। और फिल्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आशुतोष जी, उस समय के सोशल डायरेक्शंस में, पॉलिटिकल डायरेक्शंस में। जो लोग इस गेम के माहिर हैं वो आपको बताएंगे कि अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक पूरे वर्ल्ड में ओपिनियन एडवर्स बनी अमेरिका के लिए, तो अमेरिका ने आश्चर्यजनक ढंग से करीब 1200-1400 फिल्में बनाई। और आज भी अगर आप वॉर फिल्म उठाएं, क्योंकि वॉर के कारण ही वो उसकी इमेज पर एक धक्का लगा था, लोग सोचते थे वो बड़ा क्रूअल कंट्री है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, वगैरह वगैरह। और अमेरिका बताने की कोशिश पूरे दुनिया को ये कर रहा था कि हम लड़ते नहीं हैं, हम इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, फ्रेटर्निटी में विश्वास करते हैं, और जो बेस्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ है उसको कफलिंग पे बांध के घूमने की कोशिश थी वो फिल्म। 1200 हॉलीवुड फिल्म का मतलब है बिलियंस ऑफ रुपीस दे इन्वेस्टेड फॉर इमेज करेक्शन। इंडिया में वैसे ना रिसोर्सेज हैं, ना कभी उस तरह का प्रयास हुआ है। और प्राइवेट इंटरप्राइज के तौर पे बॉलीवुड कई बार उस तरह का रिफ्लेक्शन लेके आपके सामने आ खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं इसलिए अगर आप ट्रूथफुली यहाँ फिल्म बनाने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर फिल्म आप टाइप करें गूगल पे, टॉप 10 वॉर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि टॉप 10 फिल्म्स में से 8 फिल्म जो है वो हॉलीवुड के फिल्म हैं। और वो एक्चुअली पेंटागन, कहा जाता है कि पेंटागन ने उन्हें कमीशन किया है, और वो कमीशन फिल्म है, लेकिन देखने में उसकी क्वालिटी, उसका सब कुछ, पैकेजिंग, एक्टिंग वगैरह वगैरह, आपको लगेगा कि माय गॉड इट्स अ क्लास पैटर्न, टोरा टोरा टोरा, मतलब टोरा 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 मुंबई अपने आप में। जी। मुंबई पुलिस के बारे में एक बहुत संक्षेप में मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जब दाऊद का दौर चला तो बहुत सारे आक्षेप ये लगे कि मुंबई पुलिस एक प्रकार से पार्टी बन गई दाऊद का, और दाऊद जिनको अपने अपोनेंट को जो निपटाना चाहते थे तो उसमें मुंबई पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई। या मुंबई पुलिस इस गैंगवार को खत्म करने के लिए दाऊद से क्लू लेकर के दूसरे को निपटाते थे, दूसरे से क्लू लेकर के दाऊद के लोगों को निपटाते थे। ये मुंबई पुलिस का क्या भूमिका रही? दोनों चीज़ें थी, दोनों चीज़ें थी अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें। और वो हर जगह होती हैं, बॉम्बे में ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ स्टेक्स ज़्यादा था पैसे का। और कहीं ना कहीं इसलिए अगर आप बॉलीवुड में थोड़ा गहराई से झांकेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कई ऐसे कैरेक्टर्स बीच में फिल्म्स में आए जो जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में दिखे, जो कि अच्छे खासे एडवाइज़र बन गए बॉलीवुड के। और मजाक करते थे लोग कि हर तीसरे फिल्म में एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर या फलाना ऑफिसर हमारा पुलिस एडवाइज़र है, और उसको आई एम श्योर कि अच्छा खासा वो पैसा भी देते होंगे, ऑन रिकॉर्ड हो ना हो। तो एक तरफ ये थी, दूसरा तरफ पुलिस उनको इस्तेमाल करती थी और वो भी पुलिस को इस्तेमाल करते थे, तभी वो इतना सिलसिला लंबा खींचता रहा। लेकिन कई ऑफिसर्स आए जो बड़े ज़ील से उन्होंने इस नेक्सस को तोड़ने का प्रयास किया, ख़ास तौर पे बॉम्बे राइट के बाद। बॉम्बे राइट के पहले एक बड़ा कोजी सा रिलेशनशिप, अनईजी बट कोजी रिलेशन एग्जिस्ट करता रहा क्रिमिनल वर्ल्ड और बॉम्बे में। और इनफैक्ट बहुत सीनियर ऑफिसर्स में भी एक दो अफसर का नाम आता है, नाम बताना वो पर्सनलाइज्ड होगा, मैं बचूंगा उससे। लेकिन जो महाराष्ट्र काडर के ऑफिसर्स हैं वो भी शेयर करते हैं उस तरह के एक दो आईपीएस ऑफिसर्स का नाम भी, जो कि उसी तरह लिप्त थे जितने कोई इंस्पेक्टर या एसीपी इस क्राइम वर्ल्ड से। फॉर्चुनेटली आप एक ऐसे बैच से आते हैं जिस बैच के ऑफिसर के ऊपर एक बहुत बदनुमा दाग लगा हुआ है। 1988 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं, और आ, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एम्बैरेसिंग जरूर होगा, लेकिन ये सवाल मेरा पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि दर्शकों की ये डिमांड जरूर होगी कि आप अगर आईपीएस हैं तो बैच कौन सा है। तो बैच 1988 बैच के हैं, और आपके ही बैच के एक बैचमेट जिन्होंने मुंबई के पुलिस को लीड किया, लेकिन वो
वो भगौड़ा भी हुआ। आजकल वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर अब फिर दाग लग रहा है। सुशांत और दिशा के मामले में इतनी बदनामी हुई कि कहने क्या, आज तक उनका ये चल रहा है। तो ये जो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जिनके ऊपर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आप लोगों को कभी-कभी अंदर से लगता है कि इससे पुलिस की वर्दी पर जो एक दाग लगता है, और खासतौर से मुंबई की पुलिस जिस तरह से, जिनको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था, उससे उनकी तुलना होती थी। क्या मुंबई पुलिस ने अपनी साख गंवा दी है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, या कुछ बाकी है साख? मैं मानता हूं कि सिचुएशन मिक्स्ड होती है। जिस शख्स की बात आप कर रहे हैं हमारे बैचमेट हैं, तो मैं पर्सनलाइज कमेंट से तो बचूंगा, क्योंकि बैचमेट के साथ एक अलग रिश्ता होता है। बट इसके पहले भी, जब मैं ये हटाओ, इशारा कर रहा था, इसके जंगल में पहले भी हटाओ। कम से कम 2 ऑफिसर्स का नाम मेरे कानों तक आए हैं जिनका प्रोफाइल कम रंगीन और शेडी नहीं रहा। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो तथ्य आपके पास ज़्यादा है कि कुछ सुशांत ठाकुर के केस में आप बहुत गहराई तक जा चुके हैं। और मेरे लिए भी एक न्यूज़ है कि वो लीलावती अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए हैं, जहां सैफ अली खान हाल में भर्ती थे। ये भर्ती मेरे थे। लिए मेरे लिए चौंकाने वाली बात है, और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है पूरे स्टोरी का। तो आपको आपका जो जो उनका रिकॉर्ड रहा है सज्जन का, आपको लगता है कि कोई सच बात सामने आ पाएगी? क्योंकि नहीं, उसी मैं बड़ा लीलावती ऑप्टिमिस्ट हूँ। हॉस्पिटल में वो पहुंचते हैं, इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। मैं समझता हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। देखिए, समय लगता है, और सच को अ, कई क्लाउड्स छुपाते हैं सूर्य को भी, बट बाय इनहेरेंटली सच सूर्य सूर्य है और बादल बादल है। ये बादल आते हैं और जाते हैं, समय लगेगा, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और अंधेरे से उजाले की तरफ हम खातिब होंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी एक जानकारी मिली है कि ऑपरेशन बॉलीवुड क्लीन कुछ चल रहा है। घोषित रूप में नहीं है ऐसा कोई कि ऑपरेशन बॉलीवुड क्लीन हो रहा है, बॉलीवुड क्लीन हो रहा है। लेकिन हेजिमनी जो दाऊद गैंग की थी, वो एक प्रकार से खत्म हो रही है। अब एक दूसरा गैंग इमर्ज हो रहा है, जिसको आप नाम सुनते होंगे आप, लॉरेंस का, लॉरेंस बिश्नोई। अब वो जेल में रह करके पूरा इंटरनेशनल रैकेट उनका चल रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो दाऊद को रिप्लेस करके फिर कोई दूसरा गैंग हावी हो जाएगा? क्योंकि वो जगह तो खाली रहेगी नहीं, कोई ना कोई तो भर देगा। देखिए, गैंग सीज़न की तरह होते हैं, वो आते हैं जाते हैं, सत्ताएं उसका इस्तेमाल करती हैं, कोई ये नई चीज़ नहीं है। फ़र्क केवल ये है कि आ, किस कॉज के लिए किया जा रहा है। अगर वो नेशनल कॉज के लिए है, तो मुझे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। नेशनल कॉज क्या है, इस पर डिबेट हो सकता है, डिफाइन करने को कहा सकता है। लेकिन अगर वैसे करेक्टर्स पे दबदबा बनता है, पुलिस की पैटर्नेज बढ़ती है, तो आप, लेकिन वो पैटर्नेज बड़ी इनविजिबल होती हैं, वो डायरेक्ट स्टेट पुलिस के साथ उनको जोड़ के देखना थोड़ा मायोपिक होगा। मैं समझता हूँ हम्म। कि वो एक बहुत सटल ढंग का गेम है, जिसमें बहुत आम बाज़ार में वो चर्चा नहीं आती। जो बाज़ार में मीडिया आप देखते हैं, उस पर भी चर्चा कुछ लोगों को पता ही दूर तक नहीं होता क्या हो रहा है। और अगर वो नेशनल कॉज के लिए हो रहा है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, और होना भी चाहिए। अंडरवर्ल्ड का जो ये जो सांप्रदायिकरण हो गया है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपको लगता है ये सांप्रदायिकरण और डीपन होगा या ये खत्म हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि चूंकि डीपली इंट्रेंस था, ख़त्म होने में टाइम लगेगा या मिनिमाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन होगा। जैसे जैसे ओके। क्लैरिटी हम्म। आएगी, वैसे हम्म। वैसे ये बादल छटेंगे, सूर्य हम्म। सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आईपीएस उदय सहाय जी, एक बड़े लेखक भी हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें सानिध्य मिलता रहेगा और नई नई जानकारी आप अंदर से लाते रहेंगे।
कुछ राज को हम बेपर्दा करते रहेंगे, जो राज बेपर्दा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो आपने खुलासे किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि दिलीप कुमार जैसी शख्सियत पर भी कभी शक हुआ था, लेकिन चूंकि वो एक बड़े गुणी कलाकार थे, इसलिए उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हुई, या आप ये कह सकते हैं कि सत्ता के साथ उनका एक बोनहोमी था, उस वजह से भी हो सकता है कि नहीं बढ़ पाई हो, लेकिन आक्षेप उनके ऊपर भी लगा था। तो आज अगर सैफ अली खान ये कह रहे हैं कि हमें जुहू में बंगला इसलिए नहीं मिला कि मैं मुसलमान था, तो ये बात छोटी नहीं है, ये गंभीर है। और इसका जो जो आधार है, उसको उदय सहाय जी, एक्स आईपीएस ऑफिसर, ने बताया कि कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है, और ये अभी और धीरे-धीरे अब तो डीपेंड हो गई है, शायद वक्त आने के साथ-साथ खत्म हो जाए। तो ऐसे ही बॉलीवुड के अंदरूनी राज को हम आपको बताते रहेंगे। आज अनुमति दीजिए, नमस्कार।